नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको मौर्य वंश की स्टार्टिंग करवा दी थी, ठीक है? तो मौर्य वंश में पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आज बात करते हैं हम बिंदुसार की, तथा उसके बाद में बिंदुसार का पुत्र आता है सम्राट अशोक, ठीक है? उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मौर्य वंश की जो जानकारी है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है, जो कि किसका था? रुद्रदामन का, तथा शाहगौर अभिलेख, ठीक है? ये पुरातात्विक स्रोत थे। विदेशी यात्रा में इंडिका, मेगस्थनीज की तथा आस्टिन तथा जस्टिन की पुस्तकें, ठीक है? आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में, तो अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य की, ठीक है? कल्हड़ की राजतरंगिणी, ठीक है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, तथा जैन साहित्य तथा बौद्ध साहित्य, सभी में ठीक है? और बात करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? इनकी माता जी का नाम मौर्य था, जिसकी वजह से इनके जो वंश का नाम मौर्य वंश पड़ गया था, ठीक है? और विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें नंदवंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। और चाणक्य के सहयोग से ये सारा कुछ कांड हुआ था। बाकी बात करते हैं कि मैंने कल आपको पूरी पृष्ठभूमि बताई दी थी, किस तरीके से सेल्यूकस निकेटर था, यानी कि जो सिकंदर का सेनापति होता है, वो मगध साम्राज्य पे अटैक कर देता है। उसके बाद में ये हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसके बाद में अपनी पुत्री हेलेना या फिर कार्लेनिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करना उसको पड़ जाता है, ठीक है? इतना हो गया था। इसके बाद हमने चर्चा की थी जो पेरिस तक का साम्राज्य था, यानी पेरिस तक की जो जगह थी, जो भूमि थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गई थी, ठीक है? और फिर इसके बाद में सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे, और सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज भारत में भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि फिर मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है? और इंडिका नामक पुस्तक में ये बताया गया है कि उस समय का जो समाज था मौर्य वंश का, वो भारत का 7 भागों में डिवाइड था, ठीक है? और उसने ये भी बोला है कि भारतीयों को लिखने में कोई भी रुचि नहीं है, ठीक है? बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान किया था, जिसकी जानकारी वहाँ का जो एक महास्थान अभिलेख है उससे मिलती है। और बात करते हैं गोरखपुर में स्थित है शाहगौरा अभिलेख, ठीक है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक अकाल पड़ा था, उसकी चर्चा मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और भद्रबाहु के ही नेतृत्व में इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तथा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक एक स्थान है, जहाँ पे संलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, लगभग 298 ईसा पूर्व, ठीक है? और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और बात करते हैं कि जो सुदर्शन झील का निर्माण किया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है? ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में। बात करते हैं पश्चिमी विस्तार की, उसी से जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। और बात करते हैं कि जो मौर्य वंश की सर्वाधिक जानकारी है, वो चाणक्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उससे मिलती है। अर्थशास्त्र लगभग 15 लेशन है, और उसमें राजा के जो भी काम वगैरह होते हैं, राजा को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से राजपाट चलाना चाहिए, उस सब के बारे में जो विस्तृत चर्चा की गई है, वो आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र में की गई, ठीक है? और बात करते हैं अगर उस समय जो राजा होता था, जो मतलब कि स्वामी को राजा बोला जाता था, और जो मंत्री होता था उसको अमात्य बोला जाता था, क्षेत्र को जनपद बोला जाता था, तथा ध्रुव को किला बोला जाता था, कोश को धन बोला जाता था, तथा न्याय को दंड बोला जाता था, और मित्र मित्री रहता था, ठीक है? ये काफी मतलब अर्थशास्त्र में इसका संकलन किया गया है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, आचार्य चाणक्य के बारे में, तो विष्णुगुप्त उनका पूरा नाम था, और इसको कौटिल्य भी बोला जाता है, ये उनका मतलब मूल नाम था। आचार्य चाणक्य तो बोलने लगे थे, ठीक है? और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। बात करते हैं इनके, अगर पिताजी का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आचार्य चाणक्य जी के पिताजी का नाम क्या था, वो उनका नाम गुणी था, ठीक है? ये मतलब कह सकते हो वर्ण से ब्राह्मण थे। बात करते हैं आचार्य चाणक्य की जो बेइज्जती कर दी थी कथानंद ने, उसी वजह से उसका प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने एक तरीके से स्वयं से वो कर लिया था, एक प्रॉमिस किया था कि तुमको हम उखाड़ के फेंक देंगे, और यहाँ पे किसी योग्य व्यक्ति को साथ राजा बना के बिठाएंगे, ठीक है? आई होप इतना क्लियर था आपको। बात करते हैं कि अगर प्लूटार्क, जस्टिन तथा विलियम जॉन्स, इन तीनों ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी अपनी पुस्तकों में सेंडे कोरस बोला था, ठीक है? इसने सेंडे कोरस बोला था, इसने सेंडे कोटस बोला था, इसने भी सेंडे कोटस बोला था, ठीक है? तो उसके बाद में पता चलता है कि सेंडे कोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि बाद में। आज हम बात करने वाले हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार के बारे में मैंने आपको बताया ही था पहले ही कि जो घनानंद की एक पुत्री थी, चाहे वो पुत्री हो या फिर उसकी सिस्टर हो, उसका नाम दुर्धरा था। तो दुर्धरा का जो पुत्र था वो था बिंदुसार, और दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी, और यही बिंदुसार ही उत्तराधिकारी बना था मगध साम्राज्य का, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। और इसके बाद में इसके दरबार में सीरिया के नरेश एटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस भेजा था, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सीरिया का शासक था एटियोकस, उसने अपना राजदूत भेजा था डायमेकस। तो डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? वो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। और जो मेगस्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और ये सीरिया का शासक था, सीरिया के शासक का दूत था डायमेकस, और सीरिया के शासक का नाम एटियोकस, ठीक है? आई होप क्लियर था।
क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं, इसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी बोला जाता है, क्योंकि ये मेगास्थनीज के बाद में मतलब कुल मिला के मौर्य वंश में, जैसे कि अब यहाँ पे अगर राजा चंद्रगुप्त मौर्य है तो यहाँ पे अपनी उनकी वाइफ को देखने के लिए, या हेलेना के उत्तराधिकारी या हेलेना के सपोर्ट के लिए कौन है, उसी के राजा ने, मतलब कि उस समय राजा कौन था, क्या नाम इसका था, अलेक्जेंडर सॉरी सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था, मेगास्थनीज को। अब उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर के बाद में ये राजा बन गया था एटियोकस। तो एटियोकस ने किसको भेज दिया था, डायमेकस को, ठीक है। तो वो मतलब एक तरीके से उत्तराधिकार मान सकते हैं। तो वहीं से ये ले गया था कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस, ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन ये आता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस व्यक्ति को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो वो कौन हो जाएगा, डायमेकस, ठीक है। और डायमेकस का राजा एटियोकस, और जो मेगास्थनीज है उसका राजा कौन था, सेल्यूकस निकेटर। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं, बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था, ठीक है। बिंदुसार जब राजा था तो उसने अपने, जब ये डायमेकस भारत में आया था उसके दरबार में, तो डायमेकस को बोला था कि ठीक है, तुम एक काम करो, अपने राजा से बोलो वो हमको अंजीर लेके आए, मतलब कि तोहफे के तौर पे अंजीर तथा मीठी शराब लेके आए, और एक मतलब कुछ दार्शनिक। तो उसके जो वहाँ के राजा थे, जो एटियोकस थे, उन्होंने वहाँ मतलब कि अंजीर भेज दी थी, ये आपको दिख रहा होगा, अंजीर भेज दी थी तथा मीठी शराब भेज दी थी। किंतु उन्होंने बोला था कि हम दार्शनिक नहीं भेज सकते, क्योंकि दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है, ठीक है। ऐसा उसने बोला। दार्शनिक यानी कि कह सकते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं, ठीक है। तो दार्शनिक के लिए एटियोकस ने मना कर दिया था। अब बात करते हैं बिंदुसार के जो दरबार में मिस्र के राजा ने, मिस्र का एक राजा था जिसका नाम था फिलाडेल्फ। तो फिलाडेल्फ ने भी अपना राजदूत भेजा भेजा था, जिसका नाम था डायनोसियस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिस्र का राजा फिलाडेल्फ, फिलाडेल्फ का राजदूत था डायलोसियस, डायमेकस और डायलोसियस, ठीक है। तो बात करते हैं, बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ था, ठीक है। जो तक्षशिला वाला क्षेत्र है, जैसे वर्तमान में तो पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय जो वर्तमान का अपना हमारा कश्मीर वाला क्षेत्र था, वो भी तक्षशिला का ही एक अंग हुआ करता था, क्योंकि तक्षशिला एक कह सकते हैं कि महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। तो उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, जहाँ पे पहली बार इसने अपने इसका जो राजकुमार था, मतलब इसका जो कह सकते बड़ा बेटा था, उसका नाम था सुसीम। तो पहले इसने सुसीम को भेजा था उस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन सुसीम उस विद्रोह को दबा नहीं पाया था। उसके बाद में इसने सम्राट जो अशोक था, उस समय ये अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अवंती जो कि गुजरात तथा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था। तो कह सकते हैं कि अवंती का एक तरीके से शासक था, वो कौन था, इसका अशोक। और जबकि बिंदुसार था, बिंदुसार इसका राजकुमार था, तथा बिंदुसार को ही तक्षशिला का मतलब ये एक तरीके से तक्षशिला का राजकुमार बना के भेजा था, ठीक है, बिंदुसार ने इसको, सुसीम को। तो सुसीम उस विद्रोह को दबा नहीं पाया। उसके बाद में ये अपने पुत्र अशोक को बोलता है कि जाओ, और अशोक जाता है, वो एक तरफ से मतलब मारकाट मचा के सबको शांत कर देता है, और उसने बहुत ही क्रूरतापूर्वक उस विद्रोह को दबा दिया। यानी कि कुल मिला के इसने बोला था कि जो भी विद्रोह करता है, जो भी मतलब कि जो राजा है या मगध साम्राज्य के विरोध में खड़ा हो रहा है, सामने आ जाए, और जो भी जिसने भी जो विरोध किया था, तो उसने एक तरफ से सबकी लाशें मिटा दी, ठीक है। तो बात करते हैं कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी, उससे ये बात की जानकारी मिलती है। ये जो पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर के बारे में विस्तृत चर्चा की है, ठीक है। क्योंकि ये जो कल्हड़ जो थे, ये कश्मीर के ही शासकों के यहाँ पे जॉब करते थे, मतलब एक तरीके से उनके विद्वान थे कश्मीर के शासकों के। तो इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा था। हालांकि ये पुस्तक इसके बाद में कल्हड़ जी के पुत्र थे, उन्होंने कंप्लीट की थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो राजतरंगिणी है, तो इसमें कश्मीर के बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है, और यहीं से ये जानकारी मिलती है कि कश्मीर का जो श्रीनगर था, उसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप ध्यान रखें कि कश्मीर की स्थापना थी वो किस भारतीय शासक ने की थी। वहां पे आपको मिलेगा कनिष्क, क्योंकि कनिष्क कश्मीर का ही राजा था। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो मिल जाएगी आपको सम्राट अशोक ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो श्रीनगर की स्थापना की थी वो सम्राट अशोक ने की थी, ठीक है। अब बात करते हैं, बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला। जब मैंने आपको आजीवक संप्रदाय पढ़ाया था, अभी पिछले 2-3 दूसरी जगह तीसरी वीडियो होगी जिसमें मैंने आपको आजीवक संप्रदाय पढ़ाया था, शैव धर्म पढ़ाया था, और वैष्णव धर्म पढ़ाया था, तथा भागवत धर्म पढ़ाया था। उस आजीवक संप्रदाय में मैंने आपको बताया था कि जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक मगध के सिंहासन पर बैठता है। और बात करते हैं अगर बिंदुसार, सॉरी, बात करते हैं अगर बिंदुसार की, तो बिंदुसार को अमित्र घात बोला जाता है, क्योंकि इसको मतलब कि इसका कोई, किसी ने भी इसमें मतलब कुछ भी नहीं किया था, ठीक। क्योंकि और इसको ये भी बोला जाता है कि ये एक योग्य पिता का, ध्यान रखिएगा,
योग्य पिता का पुत्र तथा योग्य पुत्र का पिता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या होता कि इसके ये योग्य पिता यानी कि इसके जो बिंदुसार के पिता थे वो तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो काफी योग्य थे, सभी को पता हो। तो योग्य पिता का पुत्र बिंदुसार हो गया, तथा योग्य पुत्र का पिता है। अब इसका पुत्र था तो वो अशोक था, वो भी काफी योग्य था, तो योग्य पुत्र का पिता बन गया ये। तो इस तरीके से इसको योग्य पुत्र का पिता तथा योग्य पिता का पुत्र बोला जाता है, और इसको ही अमित्र घात भी बोला जाता है। हालांकि अमित्र घात आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस शासक को एक योग्य पिता का पुत्र तथा योग्य पुत्र का पिता बोला जाता है, तो वो हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार ने हालांकि ऐसा कुछ काम किया नहीं था, जिसकी वजह से और इससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाए। बस हो सकता है केवल इनकी माता जी का नाम पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगे इनकी दुर्धरा। ठीक है, तो दुर्धरा का ये पुत्र था, और बेसिकली ये आजीविक संप्रदाय को मानता था, ये हो सकता है। ठीक है, और इसने कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए पहले भेजा था सुसीम को, जो कि वहाँ का राजा था या राजकुमार था तक्षशिला का। ठीक है, मतलब कि तक्षशिला का राज्यपाल बना के भेजा था उसको, लेकिन वो उस विद्रोह को दबा नहीं पाया। उसके बाद में ये अशोक को भेजता है। उस समय अशोक कलिंग सॉरी अवंती का राज्यपाल होता है। तो फिर अब अशोक जो है उसको पूरी तरीके से दबा देता है अपने बलपूर्वक। और कश्मीर के बारे में अगर विस्तृत जानकारी की आज बात करते तो फिर वो जो होती है कल्हड़ की ये पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें इनके बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है। अब बात करते हैं हम अशोक की, द ग्रेट अशोका के बारे में। ठीक है, तो अशोक के बारे में हालांकि हो सकता है एक वीडियो में कम पड़ जाए, बट आई विल ट्राई टू क्लोज दिस मैटर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो बात करते हैं कि अशोक का जो जन्म हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था लगभग 304 ईसा पूर्व। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसके अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ऐसा बौद्ध धर्म में बोला जाता है। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म में भी बोला जाता है, और कई पुस्तकों में ये लिखा है कि अशोक ने राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब ये राजा बना था। ठीक है, अब बात करते हैं लगभग 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया, और राज्याभिषेक के लगभग 8वें वर्ष इसने कलिंग पे आक्रमण किया था। ठीक है, लगभग 261 ईसा पूर्व में 269 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और 8 वर्ष बाद ये क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद में कलिंग पे अटैक किया था, तो वो ध्यान रखिएगा अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व इसने कलिंग पे आक्रमण किया था। और कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है उससे मिलती है। खारवेल ये कलिंग का शासक था, जो कि अशोक के बाद में लगभग अशोक के पुत्र के बाद में ये खारवेल वहां का राजा बना हुआ कलिंग का। तो इसने हाथी गुफा अभिलेख बनाया था, जो कि कलिंग में ही स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के खारवेल में हाथी गुफा अभिलेख है, जहाँ पे कलिंग युद्ध की या कलिंग आक्रमण की चर्चा मिलती है, जिसमें मतलब विस्तृत रूप से बताया गया है किस तरीके से अशोक ने मतलब मतलब जो इसने अशोक ने कलिंग पे अटैक किया। तो आप मतलब कि सोच सकते हैं कि जो 4 वर्ष तक का जो बच्चा था ना, उस बच्चे के भी तीर लगा हुआ। तो अब ध्यान आप सोचिए कि मतलब किस तरीके की तबाही मची होगी कलिंग के युद्ध में। और उसी के बाद में उसी मतलब कि दृश्य को देखने के बाद में अशोक का एक कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तित हो गया कि किस लिए हम लोग इतना सारा कुछ लड़ रहे हैं। और उसके बाद में इसने फिर हथियार वगैरह त्याग दिए थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो और जिस समय कलिंग पे इसने अटैक किया था अशोक ने, तो उस समय वहाँ का जो राजा था वो नंदराज था। और बात करते हैं अगर खारवेल अभिलेख की, खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था खारवेल ने। ठीक है, ध्यान रखिए खारवेल राजा था तथा हाथी गुफा अभिलेख खारवेल ने बनवाया था। लेकिन जिसमें कलिंग पे अटैक हुआ था अशोक का, तो उस समय वहाँ का राजा नंदराज था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देख के इसका हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ था उसको देख के फिर इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है सम्राट अशोक का। ठीक है, और उसके बाद में तभी से फिर ये प्रण ले लेता है कि अब ये कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पे आक्रमण किया था। देखिए क्या वक्त आ गया। एक वक्त था जब इनके दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट किए थे सेल्यूकस निकेटर को। आज ये स्वयं हाथियों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया, और लगभग 4-4 वर्ष तक के बच्चों को भी मतलब मार दिया गया था। ठीक है, तो कलिंग आक्रमण के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इसने बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने प्रेरित किया था, तो वो कौन हो जाएगा, इसका भतीजा था निग्रोध। ठीक है, और जबकि बौद्ध धर्म की जो इसको शिक्षा दी थी वो दी थी उपगुप्त ने। उपगुप्त ये बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने इसको शिक्षा दी थी, तथा निग्रोध ने एक तरीके से मार्गदर्शन किया था इनका कि आपको बौद्ध धर्म के उसमें जाना चाहिए शरण में। ठीक है, तो तभी आपको शांति मिलेगी। ठीक है, फिर ये उपगुप्त जी के पास जाते हैं, उपगुप्त इनको मतलब बौद्ध बना लेते हैं। अशोक का बौद्ध धर्म उनका व्यक्तिगत धर्म था। ठीक है, उसने
कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण काफी दिया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। संरक्षण का मतलब है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार प्रसार के लिए तो इसने काफी मेहनत की थी, किंतु इसने कभी भी जनता को इसलिए प्रेरित नहीं किया था कि अगर अब हम बौद्ध बन गए तो तुम भी बौद्ध बनो। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ये सब आपको पता होगा। और श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ से मतलब एक तरीके से इफेक्ट दिखने में मिलता है कि नॉर्मल सी बात है, अशोक का फिर कलिंग जीतने के बाद में संपूर्ण हिंदुस्तान पे अशोक का साम्राज्य स्थापित हो गया था पूरी तरीके से चारों तरफ से। तो उसके बाद में ये अपने बेटे को तथा अपनी बेटी को महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो वहाँ का जो राजा होता है वो क्या होता है, वो श्रीलंका का राजा सिंघली संप्रदाय को मानता है पहले, लेकिन जब इनके पुत्र वगैरह आते तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सामने वाले राजा की रिस्पेक्ट में भी या फिर कह सकते हैं डर की वजह से भी वो जो व्यक्ति होता है या वो जो राजा होता है श्रीलंका का, वो कह सकते हैं कि डर की वजह से वो स्वयं भी बौद्ध धर्म अपना लेता है। हालांकि डायरेक्टली अशोक की तरफ से कभी ये नहीं बोला गया था, कोई धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं आगे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में गया में देखिए बिहार का एक स्थान है गया, तो वहाँ पे गया में बराबर की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियों का नाम है बराबर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं जिनका नाम है सुदामा, कर्ण, चोपड़ा तथा विश्व झोपड़ी, ये दान में दी थी। ये किसको दी थी? आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में। आजीवक संप्रदाय इनके मतलब कि पिताजी जिस धर्म को मानते थे, यानी अशोक के पिताजी कौन होगा? बिंदुसार। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, तो उसी संदर्भ में आजीवक संप्रदाय के मानने वाले लोगों को सम्राट अशोक ने गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं जिनका नाम पूछ लिया जाता है पीसीएस लेवल के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में, तो वो 4 गुफाएं कौन सी होती है? सुदामा, कर्ण, चोपड़ा तथा विश्व झोपड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा। सुदामा कर्ण तो आप महाभारत से रिलेट कर पाएंगे, और चोपड़ा तथा विश्व झोपड़ी। चोपड़ा और चोपड़ा का अपोजिट मान सकते हैं, जैसे चोपड़ा है तो चोपड़ा का झोपड़ा। ठीक है, तो चोपड़ा और विश्व झोपड़ा ये दान में इन्होंने दिया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की पहाड़ियों, कहाँ पे है ये बराबर की पहाड़ियां? तो ये गया में स्थित है, गया वर्तमान के बिहार में स्थित है। ठीक है, अशोक की टोटल 5 पत्नियां हैं। वैसे तो काफी पत्नियां रही होंगी, किंतु जो पटरानी टाइप की जो पत्नियां थी, रानी महारानी टाइप की, मतलब कि जिनको एक तरीके से मुख्य रानी का दर्जा मिला था, वो थी, वो बेसिकली 5 थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव जो कारवकी का था। और ये कारवकी जो थी, कारुवाकी, ये बेसिकली जो यहाँ का राजा था कलिंग का। ठीक है, तो कलिंग के राजा की पुत्री थी ये कारुवाकी, ध्यान रखिएगा। तो कारुवाकी से इसकी शादी हो जाती है, और फिर कारुवाकी से ही जो पुत्र होता है, हालांकि उसको वो फिर ये राजा नहीं बनता। कारुवाकी का जो पुत्र होता है वो दूसरी पत्नी का, इसकी जो दूसरी और पत्नी होती है उसका एक पुत्र होता है, वो फिर राजा बनता है। तो अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। कुल मिला के जो अभिलेख लिखने की जो प्रक्रिया थी, या जो कह सकते हैं कि जैसे शिलालेख मिलते हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं, तो उनकी भारत में जो एक तरीके से स्टेप रखी थी, भारत में जो उसका स्टार्टिंग की थी, वो अशोक ने ही की थी। ठीक है, तो अशोक ने शिलालेख के माध्यम से अपने संदेशों को जनता के बीच में पहुंचाया था। तो अशोक को शिलालेख लिखने की जो प्रेरणा थी वो इराक के राजा डेरियस से मिली थी। मैंने आपको बताया था जब मैं स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ा रहा था, यानी कि जो शायद फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे पहले जो शिलालेख लिखा था वो इराक के राजा ने लिखा था, जिसका नाम था डेरियस। ठीक है, कहीं कहीं इसको दाए बाहू भी बोला जाता है, बट आपको डेरियस ध्यान रखना है क्योंकि ये इराक का राजा था। तो इराक के राजा डेरियस ने सबसे पहले अभिलेख लिखने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था, और भारत में अभिलेख लिखने की प्रक्रिया को सबसे पहले सम्राट अशोक ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो जो अशोक की जो भाषा थी, मतलब अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्रकृति थी। इसमें 4 लिपियों को भाषा, अभिलेखों की भाषा प्रकृति थी, उसमें 4 लिपियों को बेसिकली महत्व दिया गया था, जिसमें ब्राह्मी लिपि मैंने आपको बताया था जो कि बौद्ध धर्म की लिपि थी। ठीक है, और इसी के अलावा ब्राह्मी लिपि के अलावा मैंने आपको जैन धर्म की भी एक लिपि बताई थी, जो कौन सी थी, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सी थी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि हो गई, और ये दूसरी होती है खरोष्ट लिपि, ये वर्तमान में पाकिस्तान में इसके साक्ष्य मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य जो है भारत में मिले हैं। अब बात करते हैं अरमाइक लिपि की, तो अरमाइक लिपि नाम से पता चल रहा होता है, अरमाइक लिपि के जो साक्ष्य है वो अफगानिस्तान से मिले हैं, तथा जो ग्रीक लिपि है वो और अफगानिस्तान के पश्चिम एरिया में या उत्तर एरिया में जो क्षेत्र है वो ग्रीक क्षेत्र था, तो ग्रीक लिपि के साक्ष्य वहां से मिले हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बात करते हैं कि जो अशोक के जो शिलालेख थे
या स्तंभ लेख थे उनमें उनको अब चूंकि उस समय ब्राह्मी लिपि में या अरमाइक लिपि में, ग्रीक लिपि में, इस इन सभी लिपियों में लिखे गए थे। तो उनको लिखने में सबसे पहले उनको जो पढ़ा गया वो 1837 में जेम्स प्रिंसिप थे। इन्होंने उसके जो अभिलेख थे अशोक के, उनको पढ़ने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, मतलब कि उससे पहले तो बस सामने वाले को ये दिख रहा होता है कि पत्थर में कुछ लिखा है, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो लिपि अलग हुआ करती थी। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने उस लिपि को पढ़ पाया और उसके बाद में इन्होंने मतलब उसमें जो जो भी लिखा था वो उसको हिंदी में एक्सप्लेन या इंग्लिश में एक्सप्लेन करके लिखा कि इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम जो था वो देवनाम प्रियदर्शी बताया था, यानी कि देवताओं को पसंद। लेकिन इसने कहीं पे भी मतलब एक केवल एक जने दो अभिलेखों में अपना नाम इसने स्पष्ट लिखा था अशोक, लेकिन बाकी सभी अभिलेखों में इसने अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा था। देवनाम प्रियदर्शी यानी इसका अर्थ होता है देवताओं को पसंद। तो जिस अभिलेख में ये पहले तो पूरा अभिलेख है कि मैं देवनाम प्रियदर्शी इस तरीके इस जगह पे ये निर्माण करवा रहा हूँ, फलाना ठिकाना पूरा लिख देता था। नीचे था सम्राट देवनाम प्रियदर्शी। तो फिर भारत के इतिहास में देवनाम प्रियदर्शी नाम का कोई राजा ही नहीं था। ठीक है, तो भारत जो भी पढ़ रहे थे लोग वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये ऐसा कौन सा राजा था, ये किसके अभिलेख हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में इसका एक अभिलेख मिलता है जो कि गुजरात रीजन का होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुजरात रीजन का होता है तथा कर्नाटक की मास्की। देखिए, मध्य प्रदेश के गुजरात मध्य प्रदेश से जो गुजरात का लगा हुआ, जो कि वर्तमान में मतलब कि उस समय अवंती का हिस्सा था। मैंने आपको बताया था अवंती का जो क्षेत्र था वो गुजरात था, मध्य प्रदेश वाला पूरा रीजन था। तो गुजरात की राजधानी थी उसकी माहिष्मती था, मध्य प्रदेश वाले जो हिस्सा था अवंती का उसकी राजधानी थी उज्जैनी। तो जो गुजरात वाला रीजन था उसी को गुर्जराता या फिर गुजराता बोला जाता है। ठीक है, तो गुर्जरा तथा कर्नाटक में एक इसका अभिलेख मिला है मास्की। उसी तरीके से नेदर तथा उद्योगोलन के अभिलेख में भी अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा हुआ है। तो वहीं पे उसने मतलब कि कहीं पे एक अभिलेख में उसने ये लिखा है कि जैसे ही भाब्रू अभिलेख है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लिख रहा होगा कि राजस्थान में भाब्रू अभिलेख है, वहीं पे अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया। तो वहां से ये क्लियर हो गया था कि ये जो मगध सम्राट अशोक है ये वही मगध सम्राट है जो कि मौर्य वंश का। ठीक है, और इसी के अलावा इसकी एक अभिलेख में इसने लिख लिया था, इसने लिखा था कि मैं मगध सम्राट अशोक ये आदेश देता हूँ इस तरीके से। और नीचे उसने लिख दिया था कोष्ठक में देवनाम प्रियदर्शी। तो जब जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था या पुरातत्व विभाग था उसके लोगों ने इसको पढ़ा, जेम्स प्रिंसिप एक टीम ने, तब उनको समझ में आया अच्छा ये जो देवनाम प्रियदर्शी है ये अशोक ने ही इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद में ये सारे जितने भी देवनाम प्रियदर्शी वाले जो स्तंभ लेख हैं या अभिलेख हैं उन सभी को ये समझ में आ गया था कि ये सारे सम्राट अशोक के ही अभिलेख हैं जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये सारा कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अशोक ने अपने ज्यादा से ज्यादा जो इसके अभिलेख थे उसमें अपना नाम क्या लिखा था। तो उन्होंने अपना नाम लिखा था देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, और इसके अलावा जो भाब्रू अभिलेख है, ठीक है, राजस्थान का जो भाब्रू अभिलेख है राजस्थान में स्थित है, तो उसमें अशोक ने अपने आप को स्वयं का पूरा नाम लिखा था कि मगध सम्राट अशोक। ठीक है, इस तरीके से। और भाब्रू अभिलेख में ही इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म तथा संघ संघ ये संघ है। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ इसकी चर्चा की है भाब्रू अभिलेख में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा भाब्रू अभिलेख कहाँ पे स्थित है। राजस्थान के भाब्रू से इसके साक्ष्य मिले थे और भाब्रू अभिलेख में ही सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट अशोक बोला था। और इसके अलावा उसने अपने मोस्टली अभिलेखों में ज्यादातर अभिलेखों में स्वयं को देवनाम प्रियदर्शी बोला था। लेकिन गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उल्लोगन अभिलेख, इस इन सभी अभिलेखों में उसने स्वयं को अशोक बोला था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि अशोक के कुछ लघु अभिलेख थे, जिसमें इसके जो लघु अभिलेख है वो लगभग 7 अभिलेख है। ठीक है, उन 7 अभिलेखों को एक बार देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला अभिलेख हो जाएगा रुमनदेही अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है तथा कांधार कांधार में ही इसकी मतलब कि कांधार से मिला था। वर्तमान अफगानिस्तान है लेकिन ये कंधार से मिला है, जो कि अरमाई लिपि में है। इसमें अशोक के प्रशासनिक कार्य की चर्चा, हालांकि आपको उतना बस ध्यान नहीं देना है, बस रुमनदेही अभिलेख और कौसाम्बी अभिलेख। कौसाम्बी अभिलेख ही उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी से मिला है, जो इसकी पत्नी कारुबाकी ने एक तरीके से बनवाया था। और इसमें कारुबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है कौसाम्बी अभिलेख में। ठीक है, लेकिन बाद में जो कौसाम्बी तथा टोपरा अभिलेख, ये दोनों अभिलेखों को, जैसे ये कौसाम्बी अभिलेख है इसको अशोक ने कौसाम्बी से उठा के इलाहाबाद के महल में रखवा लिया था। और इसी तरीके से जो टोपरा अभिलेख है ये वर्तमान के हरियाणा में स्थित था तथा इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने
टोपरा से दिल्ली के तुगलकाबाद जो वो है, तुगलकाबाद का जो किला है उसमें मंगवा लिया था। इसी तरीके से जो मेरठ अभिलेख था उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, इसको भी फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखिएगा, टोपरा अभिलेख तथा मेरठ अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में अपने तुगलकाबाद जो किला है उसमें रखवा लिया था। वहीं अगर बात करें कौशाम्बी अभिलेख की, तो कौशाम्बी अभिलेख को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था, जहाँ पे इस अभिलेख को इसकी पत्नी कारुआकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है इस अभिलेख में, और उसी के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। और इस अभिलेख को कौशाम्बी से उठा के इलाहाबाद, अकबर के टाइम पे इलाहाबाद में रख लिया गया था। ठीक है, अगला एक अभिलेख आ जाता है इसका रामपुरवा अभिलेख, जो कि वर्तमान के बिहार के चंपारण में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका छठा अभिलेख। तो छठा अभिलेख हो जाता है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये भी बिहार में ही स्थित है। फिर बात करते हैं लौरिया अरेराज अभिलेख है, ये भी बिहार के चंपारण में स्थित है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब कल के वीडियो में हम बात करेंगे अशोक के जो चतुर्दश अभिलेख हैं उनके बारे में, और अशोक के जो शासन काल रहा उसके बारे में सारी विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।